नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एमसीक्यूज़ की सीरीज हमारी चल रही है। आइए उससे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। चैप्टर का नाम है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आप देखें, आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा? इन एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, किस में कहा? इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है जी, तो इलास्टिक कोलिजन में बात हो रही है। तो मैंने आपको बता रखा है कोलिजन इज ऑफ टू टाइप्स। संघट्ट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन जिसे आप प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन जिसे आप अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है मैं आपको समझा दूं, फिर ऑप्शन तो खुद ही मिल जाएगा। जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी, ठीक है जी, और साथ में मोमेंटम भी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, मोमेंटम यानी कि संवेग। ठीक है, दोनों कैसे रहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपसे इलास्टिक कोलिजन में पूछा है, अब ऑप्शन पढ़ो। आप पढ़ा रखी हैं ये सब चीज़ें। तो क्या कहा नंबर ए में? द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज, है ना। तो देखो ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पढ़ के देखो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लिखा है द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे रहती है? मैंने बताया कांस्टेंट रहती है, और मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा होगा इन एन इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक। ठीक है, वो इलास्टिक कोलिजन था और ये कैसा है? इन इलास्टिक। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, केवल मोमेंटम ही कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, केवल मोमेंटम कैसा रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, संवेग संरक्षित रहता है। तो क्या कहा? देखो नंबर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ओनली मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड कह सकते हो या कांस्टेंट कह सकते हो। कंजर्व्ड का अर्थ संरक्षित और कांस्टेंट यानी नियत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी के ऑप्शन तो आप पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि जो मेन ऑप्शन है वो मैंने समझा ही दिया, तो इसके बाकी ऑप्शन पढ़ लो। क्लियर है? तो इसके बाद इसका है ना स्क्रीनशॉट लेते चलो, या पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ए फाइनाइट बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, एक बॉडी है वो मोशन कर रही है, मूविंग मानी चल रही है, टुवर्ड्स ए फाइनाइट बॉडी, एक निश्चित बॉडी के तरफ। ठीक है, एट रेस्ट, जो किस में है? रेस्ट में। तो यानी ये बॉडी जो है ना रेस्ट में है, तो U2 बराबर 0, और एक बॉडी इसकी तरफ चल रही है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी U1 कोलिजन से पहले। और आगे कहा कोलाइड माने टकराती है। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसके तो सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ द बॉडीज मूव आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कह रहा है क्या दोनों बॉडी कोलिजन के बाद चलने लगेंगी? तो आप ये बात तो आप खुद समझ सकते हो। जब ये बॉडी इससे टकराएगी, देखो ये तो चल ही रहेगी, मतलब इसके टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन ये इससे टकराएगी, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसे दे देगी। तो ये तो चल ही रही थी और ये भी चलने लगेगी, तो दोनों बॉडी आपस में चल सकती हैं। ठीक है, तो ये बात पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, उसने कहा इनकरेक्ट बताओ, तो पहला तो इनकरेक्ट नहीं होगा। नंबर 2 में कहा द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट। जो गतिशील बॉडी है ना वो रेस्ट में आ जाएगी,
और ये जो दूसरी बॉडी में कह रहा है कि जो पहली बॉडी है ना, वो तो आ जाएगी रेस्ट में, यानी V1 तो 0 हो जाएगा। और स्टेशनरी बॉडी जो है, यानी जो रुकी हुई बॉडी थी वो चलने लगेगी, ठीक है। तो जब मैंने इसका एक डायरेक्शन कराया था ना कोलिजन का पहला, तो उसमें एक स्पेशल केस होगा जब m1 बराबर m2 था, तो वहाँ पर V1 तो 0 हो गया था और V2 U1 के बराबर हो गया था, ठीक है। ये वाला केस देखो तो ये वाली बात भी पॉसिबल है, ठीक है। यदि दोनों बॉडी के मासेस सेम होते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना बॉडी जब इससे टकराएगी तो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी इसे ट्रांसफ़र कर देगी और खुद तो रुक जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और ये जो दूसरी वाली बॉडी है ये चलने लगेगी इस बॉडी के वेलोसिटी से, ठीक है, U1 से। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे समझा रखी है, तो ये केस भी पॉसिबल है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। उसने कहा इनकरेक्ट बताना है, यानी जो सा पॉसिबल ना हो। नंबर सी पार्ट पढ़ें, द स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। ये जो स्टेशनरी बॉडी है ये स्टेशनरी रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, और मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी। देखो ये केस कब हो जाएगा, ये केस तब होगा जब मान लो ये बॉडी का मास m1 है और इसका m2 है। ये बात तब होगी जब दूसरी बॉडी का मास इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, क्लियर है, मतलब बहुत अधिक मास हो, ठीक है, बहुत अधिक मास होगा जब इस बॉडी का, तो ये बॉडी इससे आकर टकराएगी, तो बताओ इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेशनरी थी तो स्टेशनरी रहेगी, यानी स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, ठीक है। और मूविंग बॉडी, ये जो मूविंग बॉडी थी ये अपनी वेलोसिटी को बदल लेगी, तो टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, तो वेलोसिटी तो बदलेगी ही। तो यानी ये वाला केस भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसने कहा बोथ द बॉडीज लॉस देयर मोमेंटम, जो दोनों बॉडी है ना अपने मोमेंटम को लॉस करती है। तो एक बात तो बताओ, ये इससे टकरा रही है तो इसका मोमेंटम तो लॉस होगा, लेकिन इसे तो मोमेंटम मिलेगा, संवेग, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों का लॉस नहीं होता, केवल पहली का लॉस होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा था गलत वाला कौन सा है, इनकरेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, राइट आंसर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी चौथा जो था केवल वही इनकरेक्ट है, बाकी सारी बातें सही हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, देखो ए स्टेशनरी पार्टिकल, ठीक है, एक स्टेशनरी पार्टिकल है, स्थिर कण है, तो क्या कहा इसने, एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल्स, 2 भागों में टूट जाता है, पहले का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, ठीक है। और आगे क्या कहा, विच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, पहला वेलोसिटी v1 से चलता है और दूसरा वेलोसिटी v2 से चलता है। तो रेशो पूछ रहा है इनकी काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है जी। किसका रेशो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2। काइनेटिक एनर्जी को E से डिनोट कर रखा है, K से नहीं कर रखा, ठीक है। तो E1 रेशो E2 पूछा है आपसे, ध्यान देना। आप जानते हो एक फॉर्मूला, देखो यहाँ साइड में समझो, E बराबर क्या होता है, हाफ mv², और मैंने बताया था आप ऐसे लिख सकते हो m² v² अपॉन m। तो E बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m, और mv होता है p, तो ये हो जाएगा p² अपॉन 2m। एक फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट वे से याद रखा करो, बार बार है ना बताना संभव नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये, मोमेंटम के टर्म्स में, है ना, पदों में। आपको E1 अपॉन E2 निकालना है, तो देखो क्या आएगा, p1² अपॉन 2m1 अपॉन p2² अपॉन 2m2, 2 से 2 कटेगा। और चूंकि देखो एक बॉडी थी, दोनों भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है, तो दोनों का जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो P1 और P2 दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखो E1 अपॉन E2 बराबर क्या आएगा,
क्योंकि देखो P1 का मान P2 रख दो, चाहे P2 का मान P1 रख दो, तो क्या आएगा, मान लो दोनों ही किसके बराबर हैं, P के, तो यह जाएगा P² अपॉन ये 2 तो कट गया अपॉन M1, और ये हो जाएगा M2 और अपॉन P², तो P² से P² कटा तो कितना आया M2 अपॉन M1। ठीक है जी, कितना आया M2 अपॉन M1। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है जी, चलो ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन से का, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है जी, जिसमें पहले का मास M1 था और दूसरे का मास M2 था। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फास्ट न्यूट्रॉन्स, जो गतिशील यानी तीव्र न्यूट्रॉन्स होते हैं, कैन इजीली बी स्लोड डाउन। ठीक है, उन्हें स्लो कैसे किया जा सकता है, कैसे आप उन्हें मंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा रखा है, जब इसका कोलिजन का पहला क्वेश्चन पढ़ाया था तो उसी का एक स्पेशल केस था, है ना, केस सेकंड मैंने पढ़ाया था, याद है मुझे। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया था ये कि जो हाइड्रोजीनियस मटेरियल होते हैं, जैसे कि हैवी वाटर है या हाइड्रोजन का जो मटेरियल है जैसे वाटर ही है ना, तो वो हाइड्रोजन से बना है ना, तो हाइड्रोजीनियस मटेरियल जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में जो गतिशील तीव्र गति के न्यूट्रॉन होते हैं उनको मंद करने में, स्लो डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, है ना, देखो ऑप्शन बी है पासिंग थ्रू वाटर, तो वाटर से पास करके इसे किया जा सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन सारी वहाँ पे मैंने करा रखी है, आपने पढ़ा होगा ज़रूर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रल फोर्सेस। केंद्रीय बल के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखो आप जानते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है भाई, सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, सबको पता है, एक डेरिवेशन करा रखा है पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, है ना, यूनिट तो फर्स्ट ही चल रही है अभी। आगे देखो द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 इन सेंट्रल फोर्स। तो देखो एक कराया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कब, जब टॉर्क कैसा हो, 0। और ठीक है, और ये जो लॉ था ये सेंट्रल फोर्स से ही रिलेटेड था, केंद्रीय बल से रिलेटेड, है ना। तो वो कह रहा है टॉर्क जो है ना बॉडी पर वर्क करने वाला वो कितना होगा, 0 होगा इन सेंट्रल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी पूछ रहा है दिस वो विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो ये भी सही है। सी पाओ द सेंट्रल फोर्स मोशन डज नॉट लाइज इन द प्लेन। वो कह रहा है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जो मोशन होती है ना, गति, वो एक ही प्लेन में नहीं होती। तो ये भी मैंने करा रखा है क्वेश्चन पूरा ना, ये भी क्वेश्चन करा रखा है। एक क्वेश्चन कराया है 3rd यूनिट में, आपको याद दिलाऊं मैं, एक क्वेश्चन मैंने 3rd यूनिट में कराया है, वहाँ से लिंक होगा ये। तो 3rd यूनिट में एक लॉन्ग क्वेश्चन वो क्वेश्चन कराया था जिसके 3 पार्ट थे। ठीक है, और ये जो ए ऑप्शन है ये तो मैंने फर्स्ट यूनिट में ही करा रखा है, उसे आप देख लेंगे, पूरा डेरिवेशन है, सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक है, और जो बी वाला है और सी वाला ऑप्शन है ये मैंने 3rd यूनिट में करा रखा है क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन करता है ना पार्टिकल, वो एक ही प्लेन में मोशन करता है। लेकिन सी ऑप्शन में कह रहा है कि डज नॉट लाई इन प्लेन, सेम प्लेन में नहीं होता, तो ये बात गलत है, सेम प्लेन में होता है। ठीक है, और डी देख लो एक बार, द एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन सेंट्रल फोर्स मोशन, तो ये भी मैंने करा रखा है। और ये कैपलर का दूसरा नियम भी है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि कैपलर ने जो नियम दिया है वो उससे रिलेटेड है ना, प्लैनेट से। ठीक है, लेकिन प्लैनेट जो चलता है सन के चारों ओर वो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत ही चलता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जाम्पल है सेंट्रल फोर्स का। तो इसलिए 3rd यूनिट से लिंक हो रहा है ये।
तो ये भी आपका सही है बिल्कुल, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो क्वेश्चन मैंने थर्ड यूनिट में करा रखा है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, है ना, एक सैटेलाइट है यानी उपग्रह है, रिवॉल्विंग माने क्या कर रहा है, परिक्रमण, राउंड द अर्थ, ठीक है, किसके चारों ओर, पृथ्वी के। और आगे कहा एट हाइट दे रखी है कितनी, 600 किलोमीटर। ये तो न्यूमेरिकल है, खुद कर लेना आप, मैं बता देता हूँ बस। तो क्या कहा, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज, आपसे पूछा है स्पीड सैटेलाइट की कितनी होगी, ठीक है, यानी VO पूछ रहा है, ऑर्बिटल स्पीड होती है ना, ठीक है जी। बाकी जो चीज़ें दे रखी हैं वो तो आपके सामने है ही, तो आपसे पूछ रहा है, हाँ ये बस यही पूछ रहा है। तो VO बराबर क्या होता है, आपको पता है, √GME अपॉन स्मॉल r होता है, जिसे आप RE+H लिख लेते हैं। तो VO बराबर √G आप जानते हैं, दे रखा है वैल्यू, हालांकि 6.67 × 10⁻11, ठीक है, जो दे रखा है वही है ना, हालांकि याद भी होनी चाहिए, ना भी दे तो। और ME 6 × 10⁻24 होता है, देखो दे रखा है, नहीं तो आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। मास ऑफ अर्थ है ये। और RE कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ, आपको याद होना चाहिए, 6400 किलोमीटर दे भी रखा है, मीटर में बदलोगे तो 6.4 × 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस H दे रखा है, या एक काम करो, यहाँ से RE+H ना लेके R ले लो, मैं बताता हूँ क्या करना है, R लो और पहले R की वैल्यू निकाल लो, ठीक है जी। तो R बराबर होता है भैया RE+H, ये थर्ड यूनिट से लिंक हो रहा है, देखो, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड यूनिट से लिंक हो रहा है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो आपको सारा ही है। तो RE जो है मैंने बताया 6400 किलोमीटर, और H कितना है 600 किलोमीटर, तो हो जाएगा 7000 किलोमीटर, और इसे मीटर में बदलो तो 7000 × 10⁻2, वो किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं 10⁻3 से गुना होती है, तो यह आ जाएगा आपका 7 × 10⁻6 मीटर, यहाँ रख दो 7 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो कैलकुलेट तो आप खुद करना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 7.60, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा ना आपका, जो आंसर आएगा आपका मीटर में आएगा, तो इस तरीके से 10⁻3 भी मिलेगी मीटर में, ठीक है। और आपको पता है 1000 मीटर है, 10⁻3 मीटर है, तो इसे बदलोगे तो किलोमीटर में आएगा, ठीक है, तो किलोमीटर में आएगा, तो इसे हटा दो, आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, बस इसका सॉल्यूशन आप अपने आप कर लेना, वो तो आपके करने की चीज़ है। चलें आगे, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा आपसे, कह रहा है इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, एक यूनिफॉर्म यानी एक समान स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ये भी थर्ड यूनिट से लिंक हो रहा है। तो देखो स्फेरिकल सेल का क्वेश्चन करा रखा है मैंने, ठीक है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी और ग्रेविटेशनल फील्ड का भी, तो वहाँ से लिंक होगा ये। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बाइंडर निकाल लो और स्फेरिकल सेल वाले डेरिवेशन को सामने रखो, तब समझो इसे। तो पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो भैया ए में क्या कहा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ना इनसाइड सेम होता है, ठीक है, जीरो नहीं होता है, तो ये वाला ए ही आपका गलत हो जाएगा। और देखो बी में क्या कहा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंदर सेम होता है, ये बात मैंने आपको बता दी, जीरो नहीं होता है, सेम होता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड कितना रहता है, सेम रहता है। तो भैया जब सारे में जीरो है अंदर, ठीक है, स्फेयर के अंदर, स्फेरिकल सेल के भीतर सारे में ही ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो सेम ही तो है। तो यानी ये डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, सी वाला भी, बी वाला भी, तो इसका ए वाला गलत है। और जो गलत है आपसे पूछा, वही तो पूछा कि गलत कौन सा है, तो कौन सा गलत है, ए, तो ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपको गोला भरना है ए वाला। क्वेश्चन को समझना,
इसने पूछा गलत कौन सा है, तो गलत तो ए है, लेकिन उसने पूछा गलत कौन सा है, तो कौन सा गलत है, ए। इसका मतलब गोला भरना है ए वाला, ठीक है। समझ गए होंगे, उस डेरिवेशन को आपने निकाल के यदि समझा होगा तो समझ गए होंगे आप, है ना। वैसे लिंक नहीं होगा, डेरिवेशन है ना आपके सामने होना चाहिए, डेरिवेशन करा रखा है ना मैंने, और बाकी मैंने समझा भी दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, ए मिसाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेसर देन एस्केप वेलोसिटी। जो मिसाइल की वेलोसिटी है ना वो कम है एस्केप वेलोसिटी से। तो टोटल एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मिसाइल विल बी कैसी होगी, ठीक है। तो भैया जो मिसाइल है ना, देखो एस्केप वेलोसिटी से कम है उसकी वेलोसिटी, तो मिसाइल बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। यदि आपको पता है ना भाई, जिस भी बॉडी की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है केवल वही बाहर निकल पाती है ना। तो मिसाइल बाहर नहीं आ पाएगी, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रहेगी, और अंदर रहेगी तो क्लोज्ड पाथ में रहेगी। और क्लोज्ड पाथ के लिए, ये भी 3rd यूनिट से लिंक हो रहा है, क्लोज्ड पाथ के लिए जो टोटल एनर्जी है वो 0 से कम होती है, यानी कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। ये बताऊँ कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में मिलेगा कि टोटल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड पाथ के लिए, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, वहाँ पे है ना क्लोज्ड पाथ मैंने बंद परिपथ, तो बंद परिपथ वहाँ पे क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा, तो उसके लिए टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है। तो इसका मतलब है आपको क्लोज्ड के लिए, क्लोज्ड ऑर्बिट के लिए या क्लोज्ड पाथ के लिए जो टोटल एनर्जी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये भी 3rd यूनिट से लिंक हो रहा है, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 9 का, 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन मून। चंद्रमा पर क्यों नहीं है एटमोस्फेयर, यानी क्या बोलते हैं, वातावरण क्यों नहीं है, ठीक है। चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है, तो देखो कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहाँ पर जो कौन सा है 10वां, देखो चंद्रमा का धरातल है ये, यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी हो, मतलब वो होती है ना एस्केप वेलोसिटी, उसका मान कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है थोड़ी सी वेलोसिटी यदि हो जाए उन पार्टिकल्स की तो वे एस्केप करके चले जाते हैं, ठीक है। यानी जो वायु के कण हैं, इसके ऑक्सीजन के या एटमॉस्फेयर के जो गैसेस होती हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड है ना इतनी अधिक हो जाती है कि वो एस्केप वेलोसिटी से अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे अर्थ पे तो 11.2 है ना, वहाँ पे कम रहती है, ठीक है। तो कम रहती है, तो कम होने के कारण क्या होगा, जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है एस्केप वेलोसिटी से। तो जो पार्टिकल्स है ना अर्थ को, इसे मून को छोड़कर चले जाते हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं होता है। तो लिखा है ऑप्शन नंबर सी, लिखा है ना, हेयर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप VRMS से डिनोट करते हैं, तो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना उससे कम होती है क्या, एस्केप वेलोसिटी, समझ गए। देखो हेयर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस है ना मॉलिक्यूल्स इज लेस देन, लेस है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका मतलब पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा है किससे, एस्केप वेलोसिटी से। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा है, एस्केप वेलोसिटी कम है, तो कम वेलोसिटी चाहिए उन्हें छोड़ के जाने के लिए उनके सरफेस को, और लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी ज़्यादा है तो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये इसका कारण होता है 10वें का, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद 11वें पे आओ। देखो 11वां में आपसे पूछा है विच वन इज द करेक्ट रिलेशन, कौन सा करेक्ट रिलेशन है बिटवीन इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता जो ई होती है और एनर्जी कैपिटल ई के बीच कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इसे मतलब याद कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पहले वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता तथा एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा के बीच संबंध का सूत्र है, तो इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।